ये रात भी बाकी रातों की तरह चुपचाप बीत गई थी। सुबह की हल्की रोशनी खिड़की की झिरी से कमरे में दस्तक दे रही थी। बाहर परिंदे चहचहा रहे थे, लेकिन कमरे के अंदर लक्ष्य आराम से घोड़ा बेचकर सोया हुआ था। और सोता भी क्यों नहीं, आज रविवार जो था, इसलिए ऑफिस का कोई झंझट नहीं, कोई फाइल, कोई मीटिंग नहीं। वो बेफिक्र था, नींद में मुस्कुरा रहा था। तभी अचानक उसका मोबाइल जोर से बज उठता है। गहरी नींद में डूबे लक्ष्य का सपना टूटता है। वो बिस्तर पर करवट बदलता है, तकिए के नीचे से मोबाइल निकालता है और चिढ़ते हुए, बिना देखे कि कॉल किसका है, फोन को कान से लगाकर आधी नींद में ही कहता है, कौन है जो सुबह सुबह एक मासूम लड़के की नींद उड़ा रहा है। उधर से एक जानी पहचानी पर कड़क आवाज सुनाई देती है, 10 बज गए हैं और तुम अभी तक सो रहे हो। आवाज सुनते ही जैसे किसी ने ठंडे पानी से नींद धो दी हो, लक्ष्य की आंखें खुल जाती हैं। वो तुरंत उठकर बैठता है, बाल बिखरे हुए, आंखें आधी खुली, हैरान होकर कहता है, सर आप। अभिराज की आवाज में हमेशा की तरह तंज भरा गर्म एहसास था और वो कहा, किसी और को एक्सपेक्ट कर रहे थे क्या? लक्ष्य थोड़ा झेपते हुए मासूमियत से कहता है, नहीं सर, मैं तो बस। उसके शब्द अधूरे ही रह जाते हैं क्योंकि अभिराज तुरंत कह देता है, थोड़ी देर में तुम्हारे लिए कपड़े लेकर एक आदमी पहुंचेगा। ठीक 7 बजे तैयार रहना और घर के बाहर खड़े रहना। इतना कहकर वो फोन काट देता है। लक्ष्य कुछ कह भी नहीं पाता, बस हल्के से सिर हिला देता है, जैसे सामने खड़ा हो। थोड़ी देर में वो बिस्तर छोड़कर उठ जाता है, बालों में हाथ फेरता है और जैसे ही दरवाजा खोलता है, सामने एक आदमी ब्रांडेड शॉपिंग बैग लिए खड़ा होता है। लक्ष्य मुस्कुराते हुए हल्की झुकी नजरों से कहता है, थैंक यू भैया, और बैग लेकर दरवाजा बंद कर देता है। दूसरी तरफ अभिराज अपने घर में तैयार हो रहा था, लेकिन इस बार वो किसी बिजनेस डील या प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए नहीं, बल्कि इस शाम की पार्टी के लिए बहुत एक्साइटेड था। और उसकी एक्साइटमेंट की वजह थी लक्ष्य। शाम धीरे धीरे पास आने लगती है। लक्ष्य उस बैग से कपड़े निकालता है और जैसे ही वह सूट देखता है, उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। शीट, ये तो बहुत महंगा लग रहा है। मैं इतना महंगा कैसे पहन सकता हूँ? वो सूट को प्यार से सहलाता है, पर ज्यादा सोच में नहीं पड़ता। वक्त के साथ वो खुद को शीशे में देखता है और तय करता है कि तैयार होना है। लेकिन एक मुसीबत, टाई बांधनी नहीं आती। कॉलेज में तो अक्सर पाखी या आरव उसकी टाई बांध दिया करते थे। आज वो किसी को बुला भी नहीं सकता। थोड़ी देर कोशिश करता है नेट से देखकर, लेकिन कुछ समझ नहीं आता। वो अंत में टाई को गले में लटका कर बाकी कपड़े पहन लेता है। ग्रे कलर के उस स्टाइलिश सूट में वह किसी प्रिंस से कम नहीं लग रहा था। उसकी मासूमियत और थोड़ी सी उलझन उसके लुक में एक अलग ही कशिश भर रही थी। उधर अभिराज भी ब्लैक कलर के सूट में तैयार हो चुका था, और जैसे ही वह अपने मेंशन से निकला, उसकी कार सीधा लक्ष्य के घर की ओर बढ़ गई। लक्ष्य अब भी टाई बांधने की कोशिश में ही था कि उसकी नज़र घड़ी पर जाती है। 7 बजने में बस कुछ मिनट बाकी थे। वो झट से जेरी को दूध देता है, घर को लॉक करता है और बाहर निकलता है। जैसे ही दरवाजे पर आता है, सामने अभिराज खड़ा होता है। कहना गलत नहीं होगा कि अभिराज किसी फिल्म के हीरो की तरह लग रहा था। काला सूट, तीखी नजरें और वो गहरी मुस्कान। लक्ष्य उसे देखकर ठिठक जाता है। कुछ सेकंड्स तक बस उसे देखता ही रह जाता है। तभी अभिराज की कड़क आवाज फिर सुनाई देती है, अब बस घूरते ही रहोगे या चलोगे भी? लक्ष्य झेप जाता है, जैसे किसी चोरी पर पकड़ा गया हो। हाँ, चलना है, कहते हुए भागता हुआ कार में बैठ जाता है। ड्राइवर कार स्टार्ट करता है। कार के अंदर हल्की सी सिंचाई, शांति का माहौल था जब अचानक अभिराज की नज़र लक्ष्य की टाई पर जाती है। टाई गर्दन में लटकाने के लिए नहीं, पहनने के लिए होती है, अभिराज कहता है। लक्ष्य झेपते हुए कहता है, मुझे बांधना नहीं आता। ये सुनते ही अभिराज हल्के से मुस्कुराता है और बिना कुछ कहे लक्ष्य की तरफ झुककर उसकी टाई ठीक करने लगता है। लक्ष्य की सांसें तेज हो जाती हैं, उसकी नज़रें अभिराज की आंखों में खो जाती हैं और कुछ पल तो ऐसा लगता है जैसे वक्त थम गया हो। टाई बांधते हुए अभिराज उसकी आंखों में देखता है और धीमे से कहता है, जल्दी सीख लो, बहुत जल्द तुम्हें इसकी जरूरत पड़ने वाली है। और उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी, हल्की क्रूर मुस्कान उभर आती है। उधर पार्टी की जगह एक बड़ा पैलेस था, जहां देश के बड़े बिजनेस टाइकून और सेलिब्रिटीज को इनवाइट किया गया था। सिक्योरिटी टाइट थी और माहौल ग्लैमरस। अर्जुन पहले ही पहुंच चुका था। जैसे ही वह कार से उतरता है, मीडिया वाले उसकी तस्वीरें लेने लगते हैं। उसी वक्त एक लंबी सी कार रुकती है और एक हैंडसम शख्स उतरता है। नाइस टू मीट यू, अर्जुन। वो मुस्कुराते हुए हाथ बढ़ाता है।
अर्जुन उसकी ओर देखता है और शरारती मुस्कान के साथ हाथ मिलाते हुए कहता है, हेलो ऋषभ, अच्छा लगा तुम्हें वापस देखकर। ऋषभ मुस्कुराकर पूछता है, क्या बात है, तुम्हारा पार्टनर अब तक नहीं आया? अर्जुन हंसते हुए कहता है, वो इस पार्टी की जान है, आने में देर तो होगी ही ना। तभी अभिराज की कार पैलेस के सामने रुकती है। जैसे ही वो बाहर निकलता है, सारे कैमरे उसकी तरफ घूम जाते हैं। फ्लैश की रोशनी एक पल में माहौल को चमका देती है। उसके पीछे से लक्ष्य भी धीरे से कार से उतरता है। जैसे ही लोग उसे देखते हैं, फोटोग्राफर उसकी भी तस्वीरें लेने लगते हैं। लक्ष्य को इन चीजों की आदत नहीं थी। अचानक इतनी रोशनी और कैमरों की चकाचौंध उसके आंखों को चुभने लगती है। उसकी आंखें जलने लगती हैं और वह उन्हें कसकर बंद कर लेता है। अभिराज ये देख तुरंत घबरा जाता है, आगे बढ़कर अपने हाथ से लक्ष्य की आंखों को ढक देता है। फिर गुस्से से फोटोग्राफर्स को देखता है और कहता है, लाइट्स नीचे करो। उसके तेवर देखकर सब लोग अपने कैमरे नीचे कर लेते हैं। वही अभिराज लक्ष्य का हाथ थामकर उसे अंदर ले जाता है। इस बार कुछ ज्यादा करीब, कुछ ज्यादा हिफाजत से। जैसे ही वो पार्टी हॉल के अंदर पहुंचे, चारों ओर रोशनी, म्यूजिक और लोगों की भीड़ थी, पर अभिराज की नजर सिर्फ एक ही चेहरे पर टिकी थी, लक्ष्य। अंदर आते ही अभिराज ने प्यार से लक्ष्य का चेहरा अपने हाथों में लेकर कहा, किटी, तुम ठीक हो ना? उसके लहजे में छुपी चिंता और आंखों में दिख रही फिक्र ने लक्ष्य के दिल को छू लिया। उसे लगा जैसे किसी ने उसे पूरी दुनिया की भीड़ में देख लिया हो, समझ लिया हो। उसका दिल एक पल को ठहर गया, फिर वो जल्दी से सिर हिलाते हुए मुस्कुराया, जैसे कहना चाहता हो, हाँ, जब आप पास हो सब ठीक है। वहीं दूर खड़ा अर्जुन, जो सब कुछ देख रहा था, खुद से बड़बड़ाया, ये अभी इस बच्चे की इतनी फिक्र क्यों कर रहा है? उसकी निगाहों में कुछ सवाल थे, कुछ बेचैनी, शायद कुछ पुरानी बातें जो अब टीस बनकर लौट आई थीं। उसने खुद को संभाला और फिर सीधे अभिराज की ओर बढ़ गया। पूरी पार्टी में सबकी निगाहें बस एक ही इंसान पर थी, अभिराज। उसकी मौजूदगी जैसे कमरे में एक अलग ही रुतबा ले आई थी। उसी वक्त ऋषभ अपने चिर परिचित घमंडी अंदाज में अभिराज के पास आया और सामने हाथ बढ़ाकर बोला, हेलो। अभिराज ने अपनी जानी पहचानी क्रूर मुस्कान के साथ उसका हाथ थाम लिया। तभी ऋषभ की नजर लक्ष्य पर पड़ी, जो थोड़ा घबराया सा चुपचाप खड़ा था। ऋषभ ने शरारती मुस्कान के साथ उसकी ओर हाथ बढ़ाया, हे क्यूटी पाई, तुम अभिराज के साथ काम करते हो, तुम्हें उसके जान पहचान वालों से दोस्ती करनी ही होगी। लक्ष्य थोड़ा घबरा गया। उसे याद आया, यहाँ आने से पहले ही अभिराज ने सख्ती से कहा था, कोई तुमसे बात करने की कोशिश करे या ड्रिंक ऑफर करे तो मना कर देना, किटी। किसी से भी बात मत करना। इसलिए बेचारा लक्ष्य हाथ मिलाने के बजाय बस असहज होकर अभिराज की तरफ देखने लगा। ऋषभ की बात और हाव भाव उसे अच्छे नहीं लगे थे। तभी अभिराज उसकी ओर कदम बढ़ाते हुए बोला, सही कहा तुमने, दोस्ती तो करनी होगी, पर सिर्फ अभिराज के दोस्तों से, न कि उसके दुश्मनों से। उसकी आंखों में साफ चेतावनी थी। इतना कहकर वो लक्ष्य को अपने साथ लिए पार्टी के दूसरे कोने की ओर बढ़ गया। थोड़ी देर बाद वो फिर से दूसरों से मिलने लग गया और लक्ष्य अकेला एक कोने में खड़ा हो गया। वो बेचैन सा खड़ा खुद से ही बड़बड़ाया, यार ये पार्टी कितनी बोरिंग है, इससे अच्छा तो मैं आरव के साथ बैठकर कोई अच्छी सी मूवी देख लेता। तभी अर्जुन वहां आ पहुंचा और लक्ष्य के कंधे पर हाथ रखकर मुस्कुराते हुए बोला, क्या हुआ क्यूट बॉय, खुद में ही क्या बड़बड़ा रहे हो? लक्ष्य थोड़ा शर्मा गया, सिर झुकाकर बोला, कुछ भी तो नहीं। तो फिर ऐसे अकेले क्यों खड़े हो? चलो बैठो मेरे साथ। अर्जुन ने उसे अपने साथ बैठाया और वेटर को इशारा करते हुए बोला, इसके लिए कुछ अच्छा सा खाना और ड्रिंक लाओ। वेटर थोड़ी देर में ढेर सारा खाना ले आई। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, खाओ, भूख से मत मर जाना। लक्ष्य ने धीरे धीरे खाना शुरू किया। पहली बार किसी ने उसे पार्टी में इतने प्यार से खाने को कहा था, उसे अच्छा लग रहा था। थोड़ा खाने के बाद अर्जुन ने उसकी ओर ड्रिंक बढ़ाते हुए कहा, अब जरा एक घूंट ये भी ट्राई करो। लक्ष्य ने झट से हाथ पीछे करते हुए कहा, सॉरी अर्जुन सर, पर मैं ड्रिंक नहीं करता। अर्जुन को थोड़ी हैरानी हुई, मुस्कुराकर बोला, तुम बार में काम करते हो फिर भी ड्रिंक नहीं करते, मैं मान ही नहीं सकता। लक्ष्य ने मासूमियत से कहा, अब बार में काम करने वाला हर इंसान शराबी हो, ये जरूरी तो नहीं ना। उसकी मासूम आवाज, वो कोमल आंखें। अर्जुन मुस्कुराया, फिर थोड़ा फ्लर्ट करते हुए बोला, तुम बहुत क्यूट हो, बच के रहना अभिराज से, ऐसा ना हो कि एक दिन वो तुम्हें ही अपना दिन बना ले। दूसरी ओर अभिराज की निगाहें लगातार लक्ष्य पर टिकी थीं। अर्जुन को लक्ष्य के साथ देख उसका खून खौल रहा था। वो उनके पास जाने ही वाला था कि तभी एक खूबसूरत लड़की ने आकर अभिराज के सीने पर हाथ रख दिया।
बहुत दिन बाद देखा तुम्हें, कहाँ चले गए थे मुझे छोड़कर। अभिराज ने ठंडी निगाहों से उसकी तरफ देखा और सीने से उसका हाथ हटाते हुए बोला, निया स्टॉप। कितनी बार कहा है मेरे करीब मत आया करो। निया ने उसके दोनों कंधों पर हाथ रख दिए और दर्द भरे लहजे में बोली, मुझे ऐसे अपनी जिंदगी से बाहर मत फेंको जैसे मैं कुछ हूं ही नहीं। इन्हीं सब के बीच लक्ष्य की नज़र उन दोनों पर पड़ी और न जाने क्यों उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसके दिल में एक टीस सी उठी, जलन, जिसे वो खुद भी समझ नहीं पा रहा था। तभी अर्जुन उसकी जलन को भांप गया और जैसे आग में घी डालते हुए बोला, अभिराज को किसी लड़की के साथ देखकर हैरान मत हो, क्यूट बॉय, उसकी तो आदत है हर रात नई लड़कियों के साथ सोने की। लक्ष्य कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप उसे देखता रहा। अर्जुन का कोई दोस्त आ गया और वो लक्ष्य को वहीं छोड़ चला गया। लक्ष्य बस खाता जा रहा था, पर आंखें लगातार अभिराज को ही ढूंढ रही थी। इसी बेचैनी में गलती से एक तीखी मिर्च खा बैठा। मुंह जलने लगा और हड़बड़ी में उसने सामने रखा अर्जुन का ड्रिंक पानी समझकर पी लिया। एक घूंट लेते ही उसका मुंह बिगड़ गया। याक, यहाँ का पानी कितना गंदा है। फिर टेबल पर हाथ रखकर सिर टिकाते हुए मुस्कुराया, मिस्टर हैंडसम इस ब्लैक सूट में तो और भी ज्यादा हैंडसम लग रहे हैं। वो अभिराज को एकटक देखता रहा, जैसे नशा सिर चढ़ने लगा हो। लक्ष्य की आदत नहीं थी पीने की। पहले आरव के साथ एक बार ट्राई किया था, वो भी एक ही घूंट में नशा चढ़ गया था, इसलिए उसने फिर कभी ड्रिंक नहीं किया। लेकिन आज वो भूल गया था कि वो क्या पी रहा है। धीरे धीरे नशा चढ़ने लगा और वो मुस्कुराते हुए खुद से बड़बड़ाने लगा, ये पानी तो बहुत यम्मी है, मैं बेकार में इसकी बुराई कर रहा था। फिर ग्लास को उठाकर प्यार से किस करता हुआ बोला, सॉरी यार, तुम्हारी बुराई करने के लिए मुझसे नाराज मत होना। और पूरा ड्रिंक एक ही बार में गटक गया। कुछ ही देर में उसके शरीर में अजीब सी एनर्जी आ गई। वह अचानक से खड़ा हुआ और अभिराज की ओर बढ़ने लगा। तभी उसका फोन बजने लगा। चिढ़कर बोला, अब कौन परेशान कर रहा है। फोन निकाला और स्क्रीन पर आरव का नाम देख उसके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान छा गई। फोन उठाते ही बोला, आरव मेरे भाई, तू आया क्यों नहीं मेरे साथ। तू होता तो मैं बोर नहीं होता ना। आरव उसकी आवाज से ही समझ गया कि लक्ष्य नशे में है। चिंता से पूछा, लक्ष्य तूने ड्रिंक किया है क्या। लक्ष्य हंसते हुए बोला, ज्यादा सवाल मत कर, यहाँ आ जा बस। इतना कहते ही फोन काट दिया। आरव परेशान हो गया। उसे पता था लक्ष्य पीने के बाद क्या क्या कर सकता है। उसने दोबारा कॉल किया, पर अब फोन बंद आ रहा था। उसने एक पल भी गंवाए बिना पार्टी के लिए निकलने का फैसला कर लिया। लक्ष्य को इतना ज्यादा नशा चढ़ चुका था कि वो ठीक से खड़ा तक नहीं हो पा रहा था। आंखें लाल, चेहरा गुलाबी और चलने की हालत नहीं, लेकिन उसकी मासूमियत अब भी उसके चेहरे पर चमक रही थी। अचानक उसकी नज़र स्टेज पर रखे साउंड बॉक्स पर जाती है। जैसे ही उसे माइक दिखता है, वो लड़खड़ाते कदमों से वहां पहुंचता है और नशे से भरी हुई पर फिर भी मीठी और मासूम आवाज में बोलता है, अभिराज सर। उसकी आवाज सुनते ही पूरी पार्टी एक पल को थम जाती है। सारा ध्यान अब लक्ष्य पर टिक गया था। लोग हैरान थे, कुछ हंसी रोक नहीं पाए, कुछ कैमरे उठाए उसका वीडियो बनाने लगे। लक्ष्य ने अभिराज को देखा और बिना किसी झिझक के मासूम सी मुस्कान के साथ फिर कहता है, आज आप बहुत हैंडसम लग रहे हो। अब पता चला कि लड़कियां आपके पीछे इतनी पागल क्यों हैं। हर शब्द उसके दिल से निकला था, बिना किसी बनावटीपन के, और शायद यही उसकी सबसे बड़ी खूबी थी। मीडिया वाले उसका हर एक पल कैद कर रहे थे, तभी अभिराज की नज़र उन पर पड़ी। उसकी आंखों में गुस्सा था, और वो गुस्सा इतना तीव्र था कि सारे कैमरे एक झटके में बंद हो गए, जैसे कोई बिजली चमकी हो और सब थम जाए। अब अभिराज ने अर्जुन की तरफ देखा और गुस्से में भरे स्वर में पूछा, तुमने इसे पिलाया है ना। अर्जुन झट से ना में सिर हिला देता है, लेकिन उसी वक्त लक्ष्य एकदम चिड़चिड़ा सा हो जाता है और हंसी रोकते हुए कहता है, आपने मुझसे कहा कि मैं पूरे पार्टी में चुप रहूं, लेकिन मुझे चुप रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। लक्ष्य की यह मासूम सी बगावत सबके चेहरे पर मुस्कान ला देती है। और इसी बीच जब अभिराज उसके पास बढ़ने लगता है, तो लक्ष्य अपनी उंगली उसकी तरफ उठाकर कहता है, आप रुक जाओ। वही स्टॉप। सन्नाटा छा जाता है। सबकी नजरें अभिराज पर टिक जाती हैं। ये वही अभिराज था जिसने आज तक किसी की बात नहीं मानी, लेकिन आज वो एक नशे में डूबे बच्चे की बात मानकर वहीं रुक जाता है। लक्ष्य की नज़र अब अपने फेवरेट गिटार पर पड़ती है। उसकी आंखें चमक उठती हैं जैसे किसी बच्चे को उसका मनपसंद खिलौना मिल गया हो। वो खुशी खुशी गिटार उठाता है और अभिराज को देखते हुए अपने उसी मीठे और नशे से भीगे स्वर में गुनगुनाने लगता है, गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया।
संभालो मुझको ओह मेरे यारों, दीवाना ये दिल हो गया। उसका गाना, उसकी मासूमियत, उसका सुर, सब मिलकर एक ऐसा जादू बन गए थे कि लोग उसकी ओर खींचे चले आ रहे थे। और अभिराज, वो तो जैसे बस उसे ही देख रहा था, एकटक। लेकिन तभी वो अपनी तंद्रा तोड़ता है और तेजी से लक्ष्य की तरफ बढ़ता है। वो उसे पकड़कर जबरदस्ती अपने साथ ले जाने लगता है, पर लक्ष्य उसका हाथ झटकता हुआ चिढ़कर कहता है, छोड़ो मिस्टर हैंडसम, मुझे और गाना गाना है। लेकिन अभिराज अब उसकी एक भी नहीं सुनता, उसे गोद में उठाकर सीधा रिजॉर्ट के ही एक रूम में ले जाता है। अर्जुन पीछे सबको संभाल रहा होता है ताकि कोई और तमाशा ना हो। रूम में जाते ही अभिराज दरवाज़ा लॉक कर देता है और लक्ष्य को बेड पर बैठा देता है। लेकिन लक्ष्य फिर खड़ा होता है, लड़खड़ाते कदमों से उसके पास आता है और उसका कंधा पकड़कर उसकी आंखों में झांकते हुए मासूमियत से पूछता है, आप इतने हैंडसम क्यों हो मिस्टर हैंडसम? उसकी बातें किसी छोटे बच्चे जैसी प्यारी लग रही थी, लेकिन उनका असर किसी आग की तरह था। अभिराज उसका हाथ हटाकर उसकी कमर पकड़ लेता है और उसे अपनी तरफ खींचता है। कठोर आवाज में कहता है, तुमने ड्रिंक क्यों किया? लक्ष्य मुस्कुराते हुए मासूमियत से जवाब देता है, मैंने नहीं पिया, मैं तो बस पानी पी रहा था, पर वो बहुत यम्मी था। उसकी इस बात पर अभिराज के होंठों पर मुस्कान तैर जाती है। वो न चाहते हुए भी हंस देता है। फिर लक्ष्य अपना हाथ उसके चेहरे पर रखकर प्यार से कहता है, आप मुस्कुराते हुए कितने क्यूट लगते हो। ये सुनते ही अभिराज हल्की क्रूर मुस्कान के साथ बोलता है, क्यूटी, इतना ज्यादा क्यूट मत बनो, वरना तुम्हें आज ही खा जाऊंगा। इतना कहते ही लक्ष्य का पैर डगमगा जाता है और वो सीधा अभिराज के साथ बेड पर गिर पड़ता है। अब ये पास, ये खामोशी और लक्ष्य के जिस्म से आती भीनी भीनी खुशबू, अभिराज के लिए खुद को रोकना अब नामुमकिन सा लगने लगा था। वो धीरे से लक्ष्य की गर्दन के पास जाता है और उसकी खुशबू को आंखें बंद करके महसूस करने लगता है। तभी लक्ष्य अचानक हिम्मत जुटाकर उसे पलट देता है और उसका छोटा सा शरीर उसके ऊपर रख देता है। उसकी आंखों में देखते हुए दुखी स्वर में कहता है, मैं आपसे बहुत नफरत करता हूँ। ये शब्द सुनकर अभिराज हैरान रह जाता है। धीरे से उसके चेहरे को पकड़कर पूछता है, तुम मुझसे नफरत करते हो? लक्ष्य, उसकी आवाज में दर्द था, पर उसका स्पर्श अब भी नर्म था। लक्ष्य की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो धीरे से कहता है, बहुत नफरत करता हूँ, पर आपके करीब आते ही मेरा दिल जोरों से क्यों धड़कने लगता है? क्यों मैं सब कुछ भूल जाता हूँ? वो बड़बड़ाता जाता है और फिर धीरे से अभिराज की आंखों को छूते हुए कहता है, ये आंखें कितनी सुंदर हैं, मन करता है इन्हीं में डूब जाऊं। इतना कहकर वो उनकी आंखों पर हल्का सा चुम लेता है। ये चुंबन मानो आग की तरह अभिराज के शरीर में दौड़ जाता है। वो खुद को मुश्किल से रोकता है और कहता है, बस करो किटी, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तुम अभी नशे में हो। लेकिन लक्ष्य अब किसी की सुनने के मूड में नहीं था। वो अभिराज के चेहरे को धीरे धीरे चूमने लगता है और उसके होंठों के करीब आ जाता है। अब अभिराज उसे पलट देता है, उसके दोनों हाथों को ऊपर कर अपने पैर से उसे जकड़ लेता है और धीरे से उसके कानों में फुसफुसाता है, ये जानते हुए भी कि तुम एक लड़के हो, फिर भी मैं तुम्हारे तरफ अट्रैक्ट होने से खुद को रोक नहीं पा रहा किटी। लक्ष्य धीरे से मासूमियत से जवाब देता है, तो क्यों रोक रहे हो खुद को? ये सुनते ही अभिराज अब खुद पर काबू नहीं रख पाता। जिसने कभी किसी लड़की के होठों तक को नहीं छुआ था, वो अब लक्ष्य के होठों को अपने अंदर भरकर बहुत प्यार और पेशेंस से चूमने लगता है। लक्ष्य भी उसे पूरा साथ देने लगता है। उनके होठों का मेल किसी वादे की तरह था, अधूरा पर गहरा। जैसे जैसे ये चुंबन गहरा होता गया, अभिराज का जुनून भी बढ़ता गया। वो लक्ष्य की टाई को खोलने ही वाला था कि तभी लक्ष्य नींद में खो जाता है। अभिराज ठहर जाता है, उसे देखकर एक लंबी सांस लेता है और हल्की मुस्कान उसके होठों पर आ जाती है। वो लक्ष्य को अपनी बाहों में भरकर उसके बालों को सहलाते हुए प्यार से कहता है, तुम मुझसे नफरत क्यों करते हो ये तो नहीं जानता, पर बहुत जल्द तुम्हारी नफरत को मैं। वो बात अधूरी छोड़ देता है। फिर उसका माथा चूमकर उसे और अपने करीब करके खुद भी आंखें बंद कर लेता है। दूसरी ओर आरव पार्टी में पहुंच चुका था, लेकिन अंदर जा नहीं सकता था। बेचारा एंट्री पास के बिना खड़ा था, गार्ड के सामने हाथ जोड़कर बार बार विनती कर रहा था, प्लीज भैया जाने दो ना, मेरा दोस्त अंदर है और उसकी तबीयत खराब हो गई है। गार्ड सख्त लहजे में जवाब देता है, सॉरी, बिना पास के एंट्री नहीं मिल सकती है। तभी पार्टी में तेज म्यूजिक के बीच अर्जुन, जो फोन पर बात कर रहा था, बाहर आता है। आरव की मासूम सी आवाज उसके कानों तक जाती है। अर्जुन अचानक फोन कट कर कहता है,
मैं बाद में कॉल करता हूँ। और सामने देखने लगता है। वो देखता है एक प्यारा सा लड़का गार्ड के सामने हाथ जोड़े खड़ा है। उसका मासूम चेहरा, नरमी से भरा स्वर, कुछ था जो अर्जुन को खींच लाया। गार्ड अर्जुन को देखकर तुरंत सिर झुकाता है और कहता है, सॉरी सर, पर ये लड़का अंदर जाना चाहता है बिना पास के। आरव अर्जुन को देख एक पल के लिए ठहर सा जाता है। उसने अर्जुन का नाम सुना था, पर सामने देखना, वो भी इतना हैंडसम। उसकी सांसें एक पल को थम जाती हैं। आरव चिढ़ते हुए कहता है, मेरा दोस्त लक्ष्य अंदर है, मैं बस उसे लेने जा रहा हूँ। लक्ष्य का नाम सुनते ही अर्जुन की आंखों में चमक आ जाती है। वो मुस्कुराकर कहता है, तुम लक्ष्य के दोस्त हो। आरव चुपचाप सिर हिला देता है। अर्जुन अपने अंदर के शरारतीपन को दबाते हुए धीरे से बुदबुदाता है, इंटरेस्टिंग। फिर ठंडे स्वर में गार्ड से कहता है, मैं इससे जानता हूँ। गार्ड सिर झुका लेता है और अर्जुन आरव को अपने साथ अंदर ले जाता है। आरव कुछ नहीं समझ पाता, बस चुपचाप अर्जुन के साथ चल पड़ता है। दिल में हजार सवाल, आंखों में हल्की सी झिझक, और शायद एक नई शुरुआत थी। अंदर आते ही अर्जुन ने आरव को गहराई से देखते हुए पूछा, तुम्हें कैसे पता कि लक्ष्य की तबीयत ठीक नहीं है? आरव ने हल्का सा सांस छोड़ते हुए कहा, मैंने कॉल किया था, तब पता चला। उसकी आवाज में हल्की चिंता और उदासी थी, और वो अपनी उंगलियों को एक दूसरे में उलझाते हुए धीमे से बोला, कल हमें ऑफिस भी जाना है। पता नहीं वो कैसा होगा। ऑफिस? अर्जुन ने चौंकते हुए उसकी ओर देखा। मतलब तुम भी लक्ष्य के साथ ही एआर मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हो? आरव ने चुपचाप सर हिलाकर हाँ में जवाब दिया। उसके हाँ कहने में जो मासूमियत थी, वो अर्जुन को बेहद प्यारी लगी। अर्जुन थोड़े धीमे स्वर में, जैसे खुद से बड़बड़ाते हुए, बोला, सारे के सारे क्यूट बॉयज अभिराज की ही कंपनी में क्यों काम करते हैं? हाँ। उसकी बात सुन आरव थोड़ा अचकचा गया। आपने कुछ कहा? उसने हल्की झिझक से पूछा। अर्जुन ने एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, नहीं। तुम्हें कुछ सुनाई दिया क्या? आरव की नजरें अर्जुन की आंखों से टकराईं, वो आंखें जिनमें अजीब सा नशा था। एक खींचाव था, ऐसा जैसे कोई गहरी नदी उसे अपने भीतर खींच रही हो। आरव झट से नजरें झुकाकर बोला, नहीं तो, और जाने को मुड़ा ही था कि तभी अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ लिया। स्वीट हार्ट, इतनी बड़ी पार्टी में तुम खो जाओगे। बेटर होगा मेरे साथ रहो, मैं तुम्हें लक्ष्य को ढूंढने में हेल्प करूंगा। उसके शब्दों में जो सहज चाम था, वो आरव के दिल की धड़कनों को और तेज कर गया। इतना हैंडसम, इतना आत्मविश्वासी और इतने नजदीक। आरव के पेट में जैसे तितलियां उड़ने लगीं। वो कुछ कह नहीं सका, बस चुपचाप सर हिला दिया। आरव का बार बार यूं सर हिलाना अर्जुन को और भी क्यूट लगा। उसका मन कर रहा था कि इस प्यारे से लड़के के साथ पूरी रात बातें करता रहे। उसका चेहरा, उसकी मासूमियत जैसे कोई कहानियों से निकला किरदार। दूसरी तरफ लक्ष्य एक छोटे बच्चे की तरह सुकून से अभिराज की बाहों में सोया हुआ था। उसकी मासूमियत को देख अभिराज की आंखों में एक अलग ही चमक थी। वो उसकी नाक के पास आए उलझी लट को सहलाता हुआ खुद से बड़बड़ाया, मैं क्यों तुम्हारी तरफ इतना खींचा चला जा रहा हूँ किटी? आज से पहले कभी किसी के लिए ऐसा महसूस नहीं हुआ जो तुम्हारे लिए हो रहा है। कहते कहते उसने लक्ष्य को और कसकर बाहों में भर लिया और आंखें मूंद ली, जैसे उस पल को कभी खत्म ना होने देना चाहता हो। तभी उसका फोन बजा। स्क्रीन पर अर्जुन का नाम देख वो थोड़ा चौंका। लक्ष्य की नींद खराब ना हो, इसलिए वो धीरे से उठकर फोन लेकर कमरे से बाहर गया। फोन उठाते ही उसकी आवाज एकदम ठंडी हो गई, मैं बिजी हूँ, बाद में कॉल करता हूँ। अर्जुन ने रोकते हुए कहा, लक्ष्य का दोस्त आरव आया है और उसे ढूंढ रहा है। आरव? वो भी इतनी रात को? उसे कह दो लक्ष्य ठीक है और मेरे साथ है। अभिराज ने हल्की सी राहत की सांस लेते हुए कहा। अर्जुन ने बात मानते हुए कहा, ठीक है। फिर अभिराज ने एक आदेश भरे लहजे में कहा, वो लक्ष्य का बहुत खास दोस्त है। रणवीर से कहकर उसे सही सलामत उसके घर छोड़ने को कहना। इतना कहकर उसने कॉल काट दिया और फिर लक्ष्य को अपने बाहों में भरकर अपनी सांसों से उसके सांसों को मिलाने लगा, जैसे वही उसका सुकून हो। इधर अर्जुन ने फोन रखते ही हल्की क्रूर मुस्कान के साथ खुद से कहा, इतनी आसानी से तो मैं इस बर्फी को जाने नहीं दूंगा। वहीं आरव थोड़े मायूस स्वर में बोला, लक्ष्य का कुछ पता चला? अर्जुन उसकी ओर मुड़ा और सिर हिलाते हुए बोला, नहीं। फिर बिना कुछ कहे उसका हाथ पकड़ उसे साथ ले चला, चलो ढूंढते हैं, पार्टी में ही कहीं होगा। ऐसा कहते हुए अर्जुन ने उसे जानबूझकर पूरी पार्टी में घुमा डाला, कभी इधर कभी उधर, और हर बार यूं लगता जैसे वो जानबूझकर पास आ रहा हो। हाथ थामता, कभी कंधे पर हाथ रखता।
आराव अब थक चुका था। मुझे लगता है लक्ष्य यहाँ है ही नहीं, उसने रुकते हुए कहा। तभी रणवीर वहां आया और अर्जुन को आराव के साथ देखकर चौंक गया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसने पूछा। आराव ने फौरन जवाब दिया, मैं लक्ष्य को देखने आया हूँ, उसकी तबीयत शायद ठीक नहीं है। रणवीर सोचने लगा कि अर्जुन ने उसे ये क्यों नहीं बताया कि लक्ष्य बॉस यानी अभिराज के साथ जा चुका है। वो बताने ही वाला था कि तभी अर्जुन ने आंखों के इशारे से उसे रोक दिया। रणवीर थोड़ा झिझका, लेकिन फिर बोला, वो शायद जा चुका है बॉस के साथ ही, तुम भी अब घर चले जाओ। इतना कहकर वो चला गया। अब आराव असमंजस में था। रात भी काफी हो चुकी थी और अब कोई ऑटो मिलना मुश्किल था। वो अर्जुन की तरफ देखते हुए बोला, अब मैं चलता हूँ, नहीं तो कोई ऑटो नहीं मिलेगा। अर्जुन ने उसे रोकते हुए फ्लटी आवाज में कहा, तुम बहुत क्यूट हो, कहीं अंधेरी रात में कोई तुम्हारा फायदा ना उठा ले। चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। आराव ने मन ही मन बड़बड़ाया, इतनी देर से फायदा उठा कौन रहा है, वो तो दिख रहा है। अर्जुन मुस्कुरा उठा, जैसे उसके दिल की बात पढ़ ली हो। मैं तुम्हारा फायदा नहीं उठा रहा स्वीट हार्ट, उसने धीमे से कहा। आराव हैरान रह गया, अर्जुन को कैसे पता चला। अर्जुन ने फिर उसका हाथ थामा और कहा, ज्यादा मत सोचो, चलो मेरे साथ। वो उसे कार तक ले गया, खुद दरवाजा खोलकर खड़ा हुआ। उसका इतना जेंटल होना और इतनी केयरिंग हरकतें आराव के दिल को छू गईं। वो झट से अंदर बैठ गया। अर्जुन भी बैठा। ड्राइवर ने कार स्टार्ट की और कुछ ही देर में आराव का घर आ गया। आराव जल्दी जल्दी बाहर निकला और मुस्कुरा कर बोला, थैंक यू, फिर बिना पीछे देखे भागता हुआ घर के अंदर चला गया। अर्जुन उसे जाते हुए देखता रहा। उसका यूं मासूमियत से भाग जाना, जैसे कोई बच्चा डरकर अपनी माँ के आंचल में भागे। अर्जुन के चेहरे पर भी मुस्कान फैल गई। कोई इतना क्यूट कैसे हो सकता है, उसने खुद से कहा। कार अब यू टर्न ले चुकी थी और अर्जुन अपने दिल की धड़कनों के साथ उस रात की यादें समेटता हुआ अपने घर की तरफ निकल गया। ये रात यूं ही चुपचाप बीत गई थी। बाहर हल्की सी रोशनी फैल चुकी थी। सूरज की किरणें खिड़की के पर्दों से झांक रही थी, पर कमरे के अंदर सब कुछ थमा हुआ था। सुबह का वक्त हो चुका था। घड़ी की सुइयां 10 बज चुकी थीं। लेकिन अभिराज अब भी उसी तरह लक्ष्य को अपनी बाहों में लिए चैन की नींद सो रहा था। एक सुकून भरी हल्की सी मुस्कान उसके होठों पर तैर रही थी, जैसे किसी बेचैन रूह को बरसों बाद ठहराव मिला हो। सालों बाद ये पहली रात थी जब उसकी आंखें इतनी गहरी नींद में डूबी थीं, बिना किसी डर, गुस्से या चिंता के। पर इस सुकून को तो जैसे किस्मत ने ज्यादा देर टिकने ही नहीं दिया। तभी उसका फोन बजा। रणवीर का कॉल था। घंटी की आवाज ने उसकी नींद को चीर डाला। वो बेमन से करवट लेकर फोन उठाता है। आंखें अब भी अधूरी नींद से भारी थीं और गुस्से में कहता है, क्यों सुबह सुबह परेशान कर रहे हो? फोन के उस पार से रणवीर की आवाज घबराए हुई सी आती है। सॉरी बॉस, लेकिन 12 बजे आपकी एस के इन्वेस्टर्स के साथ मीटिंग है। अभिराज एक लंबी सांस लेता है, जैसे नींद और जिम्मेदारियों के बीच फंसा हो। ठीक है, बस इतना कहकर कॉल काट देता है। वो उठने ही वाला होता है कि तभी लक्ष्य की करवट बदलती हुई नींद टूटने लगती है। उसका चेहरा थका हुआ था, माथे पर बल और आंखों में दर्द। जैसे ही उठकर बैठता है, वो दोनों हाथों से सिर पकड़ लेता है और बेड पर ही बैठा बैठा हल्की आवाज में दर्द से कराहता है, आह, मेरा सिर इतना दर्द क्यों कर रहा है? उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि ठीक पीछे अभिराज खड़ा है और उसे ध्यान से देख रहा है। उसकी हर अदा, हर मासूमियत को वो यूं देख रहा था जैसे कोई टूटी हुई चीज को संभालना चाहता हो। लक्ष्य अब भी बड़बड़ाए जा रहा था। तभी वह फोन उठाकर टाइम देखता है और लगभग चीख उठता है, ओह शिट, 10 बज गए, बॉस तो मेरा जान ही ले लेंगे। उसकी घबराहट जैसे कमरे की हवा में घुल गई थी। लेकिन तभी एक ठंडी, सख्त आवाज उसके कानों से टकराती है, कब तुम्हारे लेट आने पर मैंने तुम्हारा जान लेने की बात की है? उस आवाज ने जैसे लक्ष्य की सांसें रोक दी। वो झटके से पलटता है और मासूमियत से कहता है, आप यहाँ मेरे घर इतनी सुबह सुबह क्या कर रहे हैं? अभिराज के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। वह चारों तरफ देखकर कहता है, तुम्हारा घर, जरा चारों ओर देख लो किटी। इतना कहकर वह उसकी ओर बढ़ता है, उसके पास बेड पर बैठ जाता है, बहुत ही पास, और उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, तुम्हें याद भी है कल रात तुमने क्या किया मेरे साथ? अभिराज का इतना पास आना ही लक्ष्य के दिल की धड़कनों को तेज कर देता है। उसकी आंखें थोड़ी डरी हुई थी, थोड़ी उलझी हुई, पर दिल में कोई हलचल सी मच रही थी। वो धीमे स्वर में कहता है, कुछ गलती की क्या मैंने?
अभिराज अपनी उंगली उसके होठों पर ले जाता है, उस एक स्पर्श में जैसे पूरी कायनात ठहर गई। उसके होठों पर अपनी उंगली फेरते हुए एक सीड्यूसिंग आवाज में कहता है, याद करने की कोशिश करो। लक्ष्य ने आंखें बंद कर ली। वह अपने दिमाग को बहुत जोर देता है, कोशिश करता है उस रात को याद करने की, लेकिन यादों की जगह सिर्फ अंधेरा है। उसके चेहरे पर शर्म और बेचैनी दोनों थे। वो आंखें झुकाकर कहता है, याद नहीं आ रहा, पर मुझे पता है मैंने फिर से कुछ गड़बड़ की होगी, तो उसके लिए सॉरी। उसकी आंखों में पश्चाताप था, न जान पाने की तकलीफ थी, और इस बात का दर्द भी कि वह उस खास पल को याद नहीं कर पा रहा था। पर बार बार सॉरी कहना, यही चीज थी जो अभिराज को नापसंद थी। वह बेड से उठ खड़ा होता है, उसकी आंखों में एक ठंडापन उतर आता है। वह लक्ष्य की तरफ बिना ज्यादा देखे सख्त लहजे में कहता है, तुम्हारे कपड़े लेकर स्टाफ आता ही होगा, रेडी होकर मेरे ड्राइवर के साथ अपने घर चले जाना, और आज ऑफिस आने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर वो पलटता है और बिना एक शब्द और कहे वहां से चला जाता है। लक्ष्य अब भी वहीं बैठा था, खुद से सवाल करता हुआ, आखिर ऐसा क्या हुआ जिससे अभिराज सर को इतना गुस्सा आया। वह अपनी आंखें बंद करता है, फिर एक पल में उसे बस एक चीज याद आती है, उन दोनों का एक गहरा गर्म जोशी भरा किस। वो पल जैसे उसके चेहरे पर एक लाली बिखेर देता है। उसके दोनों गाल शर्म से तपने लगते हैं और वो अपने सिर को मारते हुए कहता है, लक्ष्य, तू अपने ही बॉस को सेड्यूस कैसे कर सकता है। दूसरी ओर अभिराज ऑफिस पहुंच चुका था। आज उसकी बहुत अहम मीटिंग थी उसके इन्वेस्टर्स के साथ। सारे लोग पहले से ही मौजूद थे, बस उसका ही इंतजार था। जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुआ, सब एक साथ खड़े हो गए और सर झुकाकर उसे ग्रीट किया। वह बस एक हल्का सा इशारा करता है, बैठिए, और फिर मीटिंग शुरू हो जाती है। जो प्रेजेंटेशन उसे आज दिखाना था, उसे वह बड़े आत्मविश्वास से प्रोजेक्टर पर प्ले करता है, हर एक स्लाइड को विस्तार से समझाने लगता है। पर तभी प्रेजेंटेशन रुक जाता है, स्क्रीन पर एरर आने लगता है। वह थोड़ा चौंकता है, पर कुछ कहता नहीं। उसकी टीम तुरंत उसे चेक करने में लग जाती है, सभी घबरा जाते हैं। तभी अचानक से एक के बाद एक लैपटॉप्स और कंप्यूटर्स हैंग करने लगते हैं, और फिर एक तेज ब्लास्ट जैसी आवाज होती है। सब हड़बड़ा जाते हैं, पूरे ऑफिस को खाली करवा लिया जाता है, सारे एम्प्लॉइज को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाता है। किसी को कुछ समझ नहीं आता ये हुआ क्या। अभिराज इस नुकसान से सख्त नाराज होता है, फिर भी संयम रखता है। कुछ ही देर में बाकी लैपटॉप्स की व्यवस्था कर ली जाती है, पर सवाल ये था कि ये सब हुआ कैसे। इसी उलझन में उसका फोन बजता है। वह झुंझला कर फोन उठाता है और एकदम कड़क लहजे में कहता है, ऐसे पीठ पीछे चुपके वार करने से तुम्हें क्या मिलेगा। अगर दम है तो अभिराज के सामने आकर वार करो। फोन के दूसरी तरफ एक अंधेरे कमरे में बैठा एक रहस्यमयी शख्स, जिसका चेहरा मास्क से ढका था, स्क्रीन पर अभिराज की तस्वीरें देखता है। वह जोर से हंसता है और गूंजती आवाज में कहता है, तुम्हारे सामने नहीं आया हूं तो तुम्हारा ये हाल है, सोचो अगर सामने आ गया तो। उसकी बातों से अभिराज का खून खौल उठता है। वो मुट्ठी बांधकर कहता है, अगर चैलेंज दे रहे हो तो चैलेंज एक्सेप्टेड। इतना कहकर वह फोन काट देता है। पर उस शख्स को ट्रैक करना नामुमकिन था। वो हमेशा ऐसे नंबर्स का इस्तेमाल करता था जिसे कोई ट्रेस नहीं कर सकता। मास्क वाला आदमी अपने सिर को कुर्सी की टेक पर टिकाता है और खुद से बड़बड़ाता है, अभिराज रायचंद, तुम जितनी भी कोशिश कर लो, कभी नहीं जान पाओगे कि लव कौन है, और मैं तुम्हें उससे भी ज्यादा तकलीफ दूंगा जितनी तुमने मुझे दी है। उसकी आंखों में एक पागलपन था। तुम्हारी पूरी जिंदगी को नर्क बना दूंगा, वो भी प्यार से। ये कहते हुए लव हंस रहा था। शाम का वक्त हो चला था। आसमान की नारंगी परतें धीरे धीरे गहराते नीले में बदल रही थी और हवाओं में कुछ ठहराव सा था, जैसे कोई बड़ा मोड़ आने वाला हो कहानी में। पाखी और आराव दोनों ही लक्ष्य के साथ एक बार में मिलने का प्लान बना चुके थे। पाखी ने हल्का सा ब्लैक टॉप पहना था और आराव अपने हमेशा के कैजुअल लेकिन क्लासी लुक में था। पर दोनों के चेहरे पर एक हल्की बेचैनी थी, क्योंकि लक्ष्य अब तक नहीं आया था। इतनी देर हो गई यार, वो तो हमेशा टाइम पे आता है, पाखी ने हल्के गुस्से से घड़ी की ओर देखते हुए कहा। आराव ने अपने हाथ की जैकेट की जेब में मोबाइल घुमाते हुए कहा, पता नहीं, आजकल वो पहले जैसा नहीं रहा, कॉलेज भी नहीं आता, ऑफिस में भी अब हमारे साथ काम नहीं करता, जैसे हमसे दूरी बना ली हो उसने। दोनों बार के बाहर खड़े थे, हल्की सी ठंडी हवा उनके बालों से खेल रही थी, पर उनके दिलों में बेचैनी थी और इंतजार का वक्त बहुत भारी पड़ रहा था। दूसरी ओर एक शानदार और आलीशान रिजॉर्ट में वीआईपी जोन के भीतर अभिराज और अर्जुन बैठकर आज की घटनाओं पर चर्चा कर रहे थे।
दोनों की आंखों में एक अजीब सी थकावट थी, पर उनके लहजे में अब भी वही ठहराव था। आज जो हुआ वो सोचकर ही सर में दर्द हो रहा है। अर्जुन ने गहरी सांस लेते हुए कहा। हमेशा की तरह सब कुछ उलझा हुआ, अभिराज ने धीरे से कहा। उसकी निगाहें अब भी कहीं और थीं, जैसे किसी की तलाश में हों। कुछ देर बातें करने के बाद दोनों बाहर की ओर चलने लगे। तभी अभिराज की नजर एक तरफ गई और उसके कदम वहीं थम गए। लक्ष्य, वह खुद से बड़बड़ाया। उसकी आंखें लक्ष्य पर जमी थीं जो तेजी से विमान के साथ रिजॉर्ट के अंदर जा रहा था। अचानक जैसे उसके भीतर का सारा लावा फूट पड़ा हो, गुस्से की एक लहर उसके पूरे चेहरे पर छा गई। इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे लक्ष्य को फिर से अपने साथ ले जाने की? वो लगभग चिल्ला ही देता, लेकिन तभी अर्जुन ने उसके कंधे को छूकर कहा, चलो ना, बाहर चलते हैं, अब रात भी होने लगी है। पर अभिराज ने ठंडी और सख्त निगाहों से उसे देखा, जैसे उसकी हर बात बेकार हो। तुम अकेले जाओ अर्जुन, मुझे कुछ जरूरी काम है। उसकी आवाज में ठंडापन साफ था। अभी तो कोई काम नहीं था, अचानक से कौन सा काम आ गया? अर्जुन ने हैरानी से भौहें चढ़ाई। अभिराज ने उसे फिर वैसे ही देखा, बिना पलके झपके, और अर्जुन डरते डरते मुस्कुरा कर बोला, ठीक है यार, जाओ जाओ, मैं नहीं पूछता, और खुद को पीछे खींच लिया। अभिराज ने हल्की सी चिढ़ से अपना चेहरा घुमा लिया। ये बंदा कभी नहीं सुधरेगा। बड़बड़ाते हुए वो आगे बढ़ गया, पर तभी अर्जुन उसकी ओर तेजी से भागता हुआ आया और बोला, तेरे पास आराव का नंबर है क्या? अब अभिराज का गुस्सा सचमुच फूट पड़ा। विवान और लक्ष्य के बारे में सोच सोचकर वो पहले से ही बुरी तरह झल्लाया हुआ था। उसका नंबर खुद से ढूंढ ले अर्जुन। वो लगभग चीख पड़ा और बिना कुछ सुने वहां से चला गया। पीछे अर्जुन खड़ा रह गया, चेहरा सड़ाए हुए। इस आदमी को मैं आज के बाद हाय भी नहीं बोलूंगा। उधर बार के बाहर आराव और पाखी अब थक चुके थे लक्ष्य का इंतजार करते करते। तभी आराव के फोन में एक मैसेज आता है, सॉरी यार, मैं नहीं आ पाऊंगा, अचानक कुछ काम याद आ गया है। पाखी ने झुंझलाते हुए कहा, उफ, ये लड़का हमेशा ऐसे करता है, बीच में हमें अकेला छोड़ देता है। आराव ने उसकी बात से सहमति में सिर हिलाया। ये कोई नई बात नहीं है पाखी, मुझे लग रहा था वो नहीं आएगा। तभी पीछे से एक आवाज आती है, पर मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा स्वीट हार्ट। पाखी के कान जैसे अचानक सतर्क हो जाते हैं। वो मुड़कर देखती है और आंखें चौड़ी हो जाती हैं। करण, तुम। वो खुशी से दौड़ती है और उसके गले लग जाती है। करण उसे बाहों में उठाकर गोल गोल घुमा देता है, मानो कोई फिल्मी सीन चल रहा हो। करण कपूर, स्मार्ट, हैंडसम और लड़कियों का दीवाना। वो लड़कियों के लिए किसी जादू से कम नहीं था, लेकिन ये उसका बाहरी चेहरा था। वो पाखी से कॉलेज में मिला था और पहली नजर में ही उसे देखकर पागल हो गया था। वो उसी कॉलेज का सीनियर था। पाखी और करण पिछले 1 साल से एक दूसरे को डेट कर रहे थे। पाखी उससे बेइंतहा मोहब्बत करती थी और उसकी हर बात को सच मानती थी। उसके लिए वो दुनिया का सबसे प्यारा इंसान था, पर उसे ये नहीं पता था कि करण का दिल किसी एक के लिए ठहरता नहीं था। वो हर रोज किसी नई लड़की के साथ रात बिताता था, पाखी के साथ रिलेशन में होते हुए भी। आरव की आंखें आग उगल रही थीं। वो करण को घूरते हुए मुट्ठी कस चुका था। वो और लक्ष्य कई बार पाखी को उसकी सच्चाई बता चुके थे, पर पाखी हर बार उन्हें ही गलत ठहराती। तुम 2 महीने बाद लौटे हो, क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आती? पाखी ने नाराजगी से पूछा। करण ने मुस्कुराकर उसके गाल को हल्के से पिंच किया और बोला, सोते जागते सिर्फ तुम्हारे ही ख्याल आते हैं जान। पाखी उसकी बातों में फिर पिघल जाती है, आई मिस यू करण, और फिर से उसके गले लग जाती है। इधर अभिराज ने चुपचाप लक्ष्य का पीछा करते हुए रिजॉर्ट के एक कमरे के बाहर खुद को खड़ा पाया। अंदर से कुछ आवाजें आ रही थी। उसने देखा, लक्ष्य और विवान अंदर जा चुके हैं। इस विवान की हिम्मत कैसे हुई अभिराज के लक्ष्य को यूं कमरे में ले जाने की? अभिराज कहा। गुस्से से भरा वो दरवाजा खोलकर अंदर चला गया। अंदर का नजारा कुछ और ही था। पूरा ग्रुप बैठा था, किताबें खुली थीं, जैसे सब पढ़ाई कर रहे हों। सबका चेहरा उसका देखकर सफेद पड़ गया, जैसे किसी ने भूत देख लिया हो। एक लड़की ने लगभग चिल्लाते हुए कहा, आप तो अभिराज हैं ना? कमरे में सन्नाटा छा गया और अभिराज, उसकी आंखें बस लक्ष्य पर टिकी थी।